Hello and welcome. It's a new video today, and as I have already told you, you are watching Voice. And I have already explained 2 3 videos on this chapter that is Voice. You might have studied earlier, but it's one of the best videos you have ever seen. So let's start watching this video. I hope you would enjoy the video well and you will learn a lot. And this is the third video of passive of tense, and I have explained there the passive of a future tense and the structure and different types of sentences. For examples, affirmative, negative interrogative and WH questions. All these types of sentences can easily be solved. If you watch this video, take a look on all of the sentences, you would enjoy. You will get the benefit of these sentences of this chapter. It will help you in comparative examination and in spoken English and in many different types of exams. So let's get started without any delay. Let's go to the chapter that is voice. I have already explained, I have already written these sentences so that wastage of time could be stopped. So without any further delay, let's take a look. The first one, सबसे जो पहला सेंटेंस है ये है I shall read this book. ये फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस के सेंटेंस है और फ्यूचर टेंस के सेंटेंस को एक्टिव के सेंटेंस को पैसिव में मैंने बनाया है. पैसिव में जैसे कि आप पहले ही जान चुके हैं, वेरी मच क्लियर है कि एक्टिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट के स्थान पे आता है और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के स्थान पर आता है. और जो अहम बात है वो ये कि इसमें वर्ब्स के फॉर्म्स थर्ड होते हैं. एक्टिव में कोई भी टेंस पर हैं और जब उसका पैसिव करेंगे हम, तो पैसिव में कोई भी क्रिया है, एक्शन वर्ड है, उसका वर्ब हमें थर्ड फॉर्म में देखने को मिलता है. और दूसरा, जैसा कि मैंने पीछे की वीडियो में कहा था, एजेंट यदि दिखाना आवश्यक है तो फिर बाय प्लस एजेंट का प्रयोग करेंगे. अदरवाइज, जैसे कि मैं एग्जाम्पल को रिपीट करता हूँ, हिंदी इज स्पोकन इन इंडिया बाय द पीपल देना आवश्यक नहीं है. इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड बाय द पीपल देना आवश्यक नहीं है. तो जहाँ दिखाना हो कि काम किसके द्वारा किया गया है, अर्जेंसी है, जहाँ पे इम्पोर्टेंस रखता है, वहाँ पे तो हम बाय प्लस एजेंट का प्रयोग करेंगे. अदरवाइज वो थर्ड तक में ही सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा. जैसे इसका अगर पैसिव देखें हम, आई शैल रीड दिस बुक, तो ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट बनाया है. दिस बुक ऑब्जेक्ट है तो दिस बुक सब्जेक्ट हुए और इसके बाद शैल बी या विल बी का प्रयोग किया जाता है और क्रिया की वो थर्ड फॉर्म होती है, फिर बाय होता है और फिर एजेंट होते हैं. एजेंट मतलब जिसके द्वारा कार्य किया जाता है. तो मैं इस किताब को पढ़ूंगा, अर्थात दिस बुक विल बी रेड, वर्ब थर्ड को रेड पढ़ेंगे, फिर बाय और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होगा. आई नॉमिनेटिव केस में है, यहाँ पे नॉमिनेटिव केस में ही इसको नहीं रखा जा सकता है. इसके ऑब्जेक्टिव केस को यानी कर्म कारक के रूप में आई को वहां पे पुट करेंगे, अर्थात मी. तो दिस बुक विल बी रेड बाय मी. सेकेंड, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है, ही विल बी राइटिंग अ लेटर. इसका जब हम पैसिव करेंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने में एक गलती होती है कि यदि ए लेटर है तो कुछ स्टूडेंट्स लेटर से स्टार्ट करते हैं, ए को छोड़ देते हैं. बट ऑब्जेक्ट यदि अ लेटर से स्टार्ट है या फिर एन वाला से स्टार्ट है या फिर द से स्टार्ट है ऑब्जेक्ट, या फिर दिस से स्टार्ट है या दिस से या दोस से, तो वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट होता है. और ए या एन या दिस या दैट के साथ में वर्ड को हम लेते हैं. तो अ लेटर है तो सिर्फ लेटर नहीं बल्कि अ लेटर से ही स्टार्ट करना है. और लेटर और ऑक्सिलरी वर्ब विल बी का प्रयोग होगा और लेटर विल बी और फिर
कंटिन्यूअस कोई भी टेंस का हो, प्रेजेंट का, पास्ट का या फिर फ्यूचर का, बीइंग का प्रयोग करते हैं। बीइंग का प्रयोग किया हमने। और राइट वर्ड का वर्ब थर्ड रिटन होता है, तो WRITTEN, रिटन। WRITTEN, रिटन। बाय हिम, ही है तो ऑब्जेक्टिव केस में हिम। एंड द थर्ड इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सेंटेंस है दे विल हैव प्लेड क्रिकेट। इसका जब पैसिव करेंगे तो ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, क्रिकेट को सब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे। तो चूंकि इस बार सिर्फ क्रिकेट है तो इसलिए क्रिकेट से स्टार्ट किया हमने, क्रिकेट। और फिर इसमें ऑक्सिलरी वर्ब शल हैव या फिर विल हैव का प्रयोग होता है और बीन का प्रयोग किया जाता है। तो चूंकि जो सब्जेक्ट बना है तो क्रिकेट यहाँ पे थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन के साथ में विल हैव बीन का प्रयोग होता है। तो क्रिकेट विल हैव बीन और फिर प्लेड बाय और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। और फिर नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सेंटेंस है सी विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। इसका पैसिव करते हैं तो पैसिव में क्रिकेट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्रिकेट और क्रिकेट के साथ शल हैव बीन न लगकर विल हैव बीन का प्रयोग होगा। और शल हैव बीन का प्रयोग सिर्फ आई और वी के साथ, यानी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ किया जाता है। तो ये थर्ड पर्सन है क्रिकेट और इसलिए क्रिकेट विल हैव बीन बीइंग प्लेड बाय हर। और सी है इसलिए ऑब्जेक्टिव केस में हर का प्रयोग हुआ। मैं किताब पढ़ूंगा, किताब मेरे द्वारा पढ़ी जाएगी। इस तरह से भी कह सकते हैं इसको। एक्टिव और पैसिव में फर्क यह है कि एक ही बात को हम दो तरीके से कह सकते हैं। मैं यह किताब पढ़ूंगा, यह किताब मेरे द्वारा पढ़ी जाएगी। और फिर ही विल बी राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रहा होगा। और उसको पैसिव में कहेंगे हम एक पत्र उसके द्वारा लिखा जा रहा होगा। और फिर दे विल हैव प्लेड क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेल चुकेंगे या चुके होंगे। और फिर इसका जब पैसिव करेंगे तो क्रिकेट उन लोगों के द्वारा खेला जा चुका होगा। और फिर सी विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलती रही होगी। और जब इसका पैसिव करेंगे आप क्रिकेट विल हैव बीन बीइंग प्लेड बाय हर, तो क्रिकेट उसके द्वारा खेली जाती रहेगी। इस तरह से इसका हिंदी मीनिंग हुआ। तो सिर्फ एक्टिव और पैसिव में फर्क यह है कि अपनी बातों को हम दो तरीके से कह सकते हैं। ऐसे तो हम अपनी बातों को कई तरीके से कहते हैं। एक सेंटेंस को हम, एक प्रकार के वाक्य को हम इंग्लिश में कई प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपके पास बस वोकैबुलरी होनी चाहिए और स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो एक बातों को आप कई तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऑलराइट, अब देखते हैं इसका बनाने का क्या स्ट्रक्चर्स हैं ये सेंटेंसेस। आइए देख लेते हैं स्ट्रक्चर्स। तो चलिए ये देख लेते हैं। यदि एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझ में न आया हो तो स्ट्रक्चर्स को देख लें आप। सिंपल फ्यूचर के स्ट्रक्चर्स जो टेंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और जब इसका पैसिव करेंगे हम तो ऑब्जेक्ट प्लस शैल बी ऑब्लिक विल बी प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो चाहे स्ट्रक्चर के माध्यम से समझ में आए या एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझ में आ गया होगा तो और बेहतर। आइए फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर हैं सब्जेक्ट प्लस शैल बी ऑब्लिक विल बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। और जब इसका पैसिव करेंगे तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा, अर्थात ऑब्जेक्ट प्लस शैल बी ऑब्लिक विल बी प्लस बीइंग का प्रयोग करेंगे क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है। और फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। और फिर तीसरा फ्यूचर परफेक्ट का टेंस में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल हैव ऑब्लिक विल हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। और जब इसका पैसिव करते हैं तो ऑब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन ऑब्लिक विल हैव बीन प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। और यदि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर की बात करते हैं टेंस का तो सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन ऑब्लिक विल हैव बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। और जब पैसिव करते हैं तो पैसिव में ऑब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन ऑब्लिक विल हैव बीन प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो जैसा भी आपको समझ में आया हो, चाहे स्ट्रक्चर के माध्यम से चाहे सेंटेंस के माध्यम से, आइए हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। अगर इसका अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं, एक दो एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। आइए तो एक सेंटेंस को लेते हैं और देखते हैं इसका अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव कैसे बनाया जाता है। तो आपके सेंटेंस है आई शैल स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलूंगा। इसको आप निगेटिव में कैसे बोलेंगे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा तो इंग्लिश विल बी स्पोकन, क्रिया की थर्ड फॉर्म और बाय और फिर एसेंट बाय मी। ये तो निगेटिव हुए।
इंटरोगेटिव के लिए क्या करेंगे, फिर जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं उसको फर्स्ट में, जैसे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं, तो विल और फिर इंग्लिश को इस स्थान पे लाएंगे, तो विल इंग्लिश बी स्पोकन बाय मी, और फिर निगेटिव इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव और फिर निगेटिव इंटरोगेटिव। तो निगेटिव इंटरोगेटिव में विल इंग्लिश यहाँ पे नोट का प्रयोग करेंगे, विल इंग्लिश नॉट बी स्पोकन बाय मी, और फिर डब्ल्यूएच क्वेश्चन में हाउ विल इंग्लिश बी स्पोकन बाय मी, और फिर हाउ विल इंग्लिश नॉट बी स्पोकन बाय मी। तो आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, आपको ये बिल्कुल समझ में आई होगी अच्छी तरह से, क्योंकि ये इसकी थर्ड वीडियो है, और फिर आगे भी वीडियो जारी रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, और यदि आपको कुछ शेयर करना हो तो कमेंट कीजिए, और आगे सीखना हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही वीडियो आपके सामने एक के बाद एक लाने का प्रयास करेंगे, और जो बेहतर एक्सप्लेनेशन के साथ होगा। I hope you have enjoyed this video, and you liked this video. If you learned something from this video, it will be my pleasure. So thanks for watching. कंटिन्यू रखिए, इसको सीखते रहिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए। That's all in this video. See you again in the next one.